हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे थे और बेसिकली वो हम लोग जो अपना चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज उसको पढ़ रहे थे। तो हमने वाटर रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या उसकी उपयोगिता है और क्या क्या हम जल से हम लोग आपका प्राप्त कर सकते हैं। भारत में इसके जल की क्या कंडीशन है, डिग्रेशन के क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके कारण है जिससे का जो पानी हमारा आपका नष्ट हो रहा है या फिर आपका पॉल्यूटेड हो रहा है। क्लियर है? तो इस विषय में देख रहे थे। तो मैंने कल आपको ना होमवर्क के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि हाइड्रोफोनिक सिस्टम हमको चेक करना था एंशर इंडिया के अंतर्गत। तो कैसा रहा था उसके विषय में बेसिकली हमको आपका बात करनी थी। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसे घर जाके अच्छे से कंप्लीट किया है? एक बार हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। कि प्राचीन समय में भारत जल को संरक्षित करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे हम लोग इसको करते थे, बेसिकली ये हमको देखना था। तो एक पैराग्राफ में इसका लिखा चुका था। सेकंड इसमें मैं आगे बढ़ूंगा और इसी में मैं आपका गौर करके देखूंगा कि और क्या कुछ हमारे प्राचीन समय में इसमें हुआ है। क्लियर है? तो इसमें आगे पॉइंट में आपको पढ़ना था। तो इसमें अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। मौर्य डैम्स, लेक्स एंड irrigation system were extensively built। क्या किया है उनको? बहुत अच्छे से उन्होंने आपका बिल्ड किया है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी ने बहुत सारे बांध बनाए थे, कुछ लेक बनाई थी और इस लेक का काम था कि हम लोग क्या कर सके, जो हमारे सिंचाई व्यवस्था है, आपके इरिगेशन जो आपका सिस्टम है, हम लोग उसको डेवलप कर सके। ठीक। और अगला लिखिए, इन द 11th century भोपाल लेक, one of the largest artificial lakes of its time was built। अब देखिए, ये तो हो गए दो। ठीक, ये हमने 3 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लिखा देता हूं कि हमें कहां कहां पर एविडेंस के रूप में हमने चीजों को स्पॉटिफाई किया है। ठीक है, और उसके साथ जो है आपको आपको देखना होगा। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, evidences of
irrigation work have also been found in कलिंगा। और कलिंगा आपको कब पता है कहाँ पड़ता था? ओडिशा में, उड़ीसा में। तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। और एक आपको पता होना चाहिए, नागा अर्जुन कोंडम बांध। नागार्जुन कोंडा, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक पड़ती है बिन्नूर, और ये पड़ेगी कर्नाटका में, ठीक है। एक है कोल्हापुर में, और कोल्हापुर पड़ता है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमको क्या मिला है प्राचीन समय में इरिगेशन की आपके फैसिलिटी के थे। देखिए, प्राचीन समय में भी अगर मैं बात करूं, चाहे आपकी मौर्य डायनेस्टी रही हो, चाहे आपके गुप्ताज रहे हो, चाहे और भी किसी का शासन रहा हो, सब लोगों ने, आपको पता है कि इस समय बेसिकली जो आपका राजस्व था, जो टैक्स था, टैक्स लोग कहां से प्राप्त करते थे? या तो जो उनके प्राइमरी थे वो कौन थे? किसान। और किसान, वो किसानों से अपना टैक्स लेते थे। और किसान किस पर डिपेंडेंट थे? तो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। और कृषि सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती थी? पानी पर, जल पर। क्लियर है। और अगर आपका सिंचाई अच्छी होगी, इरिगेशन अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है वहां की फसल अच्छी होगी। इसीलिए जितने भी वंश आए उन्होंने क्या किया है? सिंचाई पर विशेष बल दिया है। चाहे आपका मध्यकालीन में आप लोग पढ़ेंगे मिडाइवल में, चाहे खिलजी रहे हो, चाहे आपके तुगलक रहे हो, सबने क्या किया है? दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या किया है? उन एरिया में जहां वो रहे उन्होंने आपका नहरों का निर्माण अपना करवाया है। देख लिया। आगे बढ़ते हैं, और इसी में अब थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं कि डैम। मैं आपसे पूछूं बांध क्या है, ठीक? तो आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज अ डैम? डैम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। आप प्रॉपर, मैं आपसे पूछूं बांध क्या है, तो आप आम भाषा में क्या बताएंगे? बांध में क्या होता है कि हम जहां पर पानी को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिसका प्रयोग हम लोग सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, फिशिंग के लिए, इत्यादि के लिए, यानी कि मल्टीपल यूज के रूप में काम करते हैं, उसको हम बांध कहते हैं। तो पता होना चाहिए आर डैम is a barrier across following water that hostes feeds
the flow creating a river, lake and impoundment. ये क्या है? आपकी डैम की परिभाषा है। और आपको पता है डैम को कुछ हम लोग वेट और हाइट के आधार पर भी आपका क्या करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली जो हम डैम को देखते हैं वो दो पार्ट में देखते हैं। क्लियर है? एक पहला हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर, और दूसरा देखते हैं हाइट के आधार पर कि कोई बांध लकड़ी का बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है या कैसे बना हुआ है। तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चर बेस कि उसकी। और एक देखते हैं हम लोग हाइट के हिसाब से कि कितने मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है, 100 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। लिख लिया? आगे देखिए। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मेटल use dams are classified as timber। टिम्बर होती लकड़ी, टिम्बर बांध, एम्बैंकमेंट बांध, मशीनरी डैम्स। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइट dam can be categorized as large dam and major dams और low dam medium dams
हाई डैम्स लिख लीजिए। तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हाई होते हैं। ये छोटी सी एक आपका कैटेगरी है बांध की। क्लियर है? ये आपको चलिए देख लिया। तो ये तो हो गया आपका डैम के विषय में। या इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी ऐसा कर सकते थे, इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट लिख देते हैं। व्हाट इज अ डैम? तो इस तरह से भी आप इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे बांध है, इन बांध का मल्टीपर्पज यूज क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है? मल्टी पर्पस यूज क्या है? आप कैसे बांध को मल्टीपर्पज यूज में यूज करते हैं, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपर्पज में बेसिकली मैं बात इस तरह से कर रहा हूं कि आप थोड़ा समझें। अगर आपको समझ आएगा तो आप इसको लिख भी आसानी से पाएंगे। ठीक, देखिए, आप देखते हैं जब हमारा डैम बनता है कोई भी, तो डैम बनते समय हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली ये सब चीजें आपके चेक करते हैं कि डैम ऐसी जगह आपका बनाया जाना चाहिए जहां पर पानी बहुत आसानी से इकट्ठा हो चुके। आप देखते हैं पहाड़ में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आपके बहकर गुजरती हैं, उनको हम लोग बैरियर बनाकर बीच में कंक्रीट लगाकर या ना जाने और कितने प्रकार से हम लोग उस पानी को रोकते हैं। पानी को रोकने के पश्चात उसमें आपका पानी की लेक बन जाती है, झील, जहां पानी इकट्ठा होता है। और समय समय अनुसार हम लोग उसमें पानी को छोड़ते रहते हैं। जहां भी हमें जिस रूप में भी जैसे भी हमको उस पानी को यूज करना है, हम लोग उस यूज करते हैं। चाहे बिजली बनाने के लिए हो, चाहे आपका सिंचाई के लिए हो, या किसी आपके इंडस्ट्री को हमको आपका पानी सप्लाई करना हो, हम ऐसे कर सकते हैं। जो आपकी लेक ऊपर, जो आपका झील, जो आपका जलाशय, जो तालाब या ऊपर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका मछली पालते हैं। ठीक, आप टिहरी डैम को देखिए। टिहरी डैम की हाइट आपको पता लगेगी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन एक छोटा सा ये भी है, आप पता करिए टिहरी डैम विश्व में या एशिया में सबसे ऊंचा है कि नहीं है? विश्व में सबसे ऊंचा है, या एशिया में सबसे ऊंचा है, या सबसे बड़ा है? क्या कंडीशन है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी विशेषता है, बेसिकली ये आपको देखना है। ठीक है। दूसरा, आपको क्या करें, आप देखेंगे कि डैम का कैसे मल्टीपल यूज हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज आपका डैम प्रोजेक्ट आजकल आया है, बहुत उद्देश्यीय आपकी परियोजना के नाम से आपको मिलेगा। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन में, फिशरीज में, टूरिज्म में, बोटिंग में, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। आप टिहरी, आप झील को देखोगे, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, चलिए हम इसको भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं। व्हाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट। यानी कि आप बांध को कैसे बहु उद्देश्य परियोजना कहते हैं। हिंदी में क्या है? बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए टुडे डैम्स आर built not just for irrigation, केवल हम लोग इसका सिंचाई के लिए ही उपयोग नहीं करते,
but for electricity generate water supply for डोमेस्टिक का मतलब आपको पता ही है, घरेलू जो चीज में हम लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूजेस फूड कंट्रोल irrigation and fish breeding. ठीक, लिख लीजिए। और एक इसमें बहुत फेमस जो है, एक कोटेशन आती है बांध के विषय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया कहा था। आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपके जितने भी डैम प्रोजेक्ट आए हैं, ये किसकी थिंकिंग थी? तो ये सारे डैम प्रोजेक्ट जो है आपका हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी कि हम डैम को मल्टीपल यूज, हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हम लोग आपका डैम के कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा इसमें घर के लिए दूंगा, डैम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक, यानी कि उसके लाभ क्या हैं और हानि क्या है, ये आपको देखना। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे लिख लें। डैम एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम, बांध क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। रीजन क्या है? रीजन बीइंग दैट इज वर्ड integrated development of agriculture and the villages economy with रैपिड इंडस्ट्री, यानी कि बढ़ती हुई जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, LISTION, ये लिख लीजिए। पहले एक बार पीछे अगर किसी का छूट गया हो जल्दी से कॉपी करें। ये देख लें। अब देखिए, एक क्वेश्चन के रूप में हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में छोटा सा आप लोग जरूर देखते हैं।
एडवांसेस एंड डिस एडवांट। यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए बांध बनाने के लाभ या हानि क्या हो सकते हैं। आप इसे क्वेश्चन के रूप में भी लिख लें, या व्हाट इज, जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाई डैम आर कॉल्ड मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, क्या कारण है कि हम बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसी में ऐड कर लें या आप लोग उसको अलग से कर लें, योर चॉइस। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। तो बच्चों, आपको जो हमारे डैम हैं उनका एडवांट और डिसएडवांट क्या है, उनके लाभ और हानि क्या हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। और हो सके तो आप कम से कम 5-5 इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इनको जरूर लिखें। क्लियर है? अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ, आप लोगों ने चैप्टर को रिवीजन किया है। तो फिलहाल मैं बच्चों एक छोटी सी मुहिम मैंने शुरू में चलाई थी, पता नहीं कितने बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन डेली आपको अटेम्प्ट करने हैं और अपने टीचर से लेके जाने हैं, या खुद लिख लीजिए और उनको क्या करें, आप अपने सर से आकर जो आपकी क्लास में है आपको उनसे चेक कराना है। आप अगर ऐसे अब तक करते, लिटरली यकीन मानिए आप में आप एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आप अपने अंदर देखते। और आप सोच सकते हैं कि हम 30 दिन में कम से कम 150 प्लस हम लोग क्वेश्चन या 100 प्लस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से कर ले जाते। और मैं नहीं मानता कि आप 150 क्वेश्चन में से अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता आपसे बाहर भाग जाता। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया है वो शुरू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।